नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोबारा से एक और बॉम्ब ब्लास्ट, दोबारा से वही साजिश, भारत को तोड़ने की, जलाने की, दहशत फैलाने की। 17 सिटीज के अंदर प्लानिंग था इनका अटैक करने का, और पूरा देश फिर दोबारा से गुस्से में। एक एक्शन की वेट कि कब लेगी भारत की गवर्नमेंट एक बड़ा एक्शन, नॉट जस्ट ऑपरेशन, पूरा एक्शन। आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और आज ये गुस्से के माहौल में सिंपल दो क्वेश्चन है सर आपसे। ये हुआ कैसे? हाउ डिड दे प्लान सो मच? इतना ज्यादा इनके पास अमोनियम नाइट्रेट और बॉम्ब्स और AK-47, ये कैसे इकट्ठे हो गए? और दूसरा, इनका प्लानिंग क्या था या क्या है, और भारत की गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी? वेरी सिंपल जी। नमस्कार सुमित जी, बड़ी कृपा की आपने इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श के लिए आपने अवसर दिया है। आपके सवाल बड़े सारगर्भित और महत्वपूर्ण है और मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। ये इनकी बड़ी लंबी चौड़ी इनकी प्लानिंग और मंसूबे थे। आपने नाम सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय घोषित चरमपंथी अजहर मसूद जैश ए मोहम्मद घोषित एक टेररिस्ट है, और ये उसका ताना बाना उसने बुना। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे अटैक हुए थे तो उसमें इसके 10 फैमिली मेंबर मारे गए थे। ये वैसे भी तिलमिलाया हुआ था, लेकिन ये जो वर्तमान प्रकरण है इसकी प्लानिंग बताई जाती है 2 साल से चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हुआ है, लेकिन इसकी जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, जो रेडिकलाइजेशन था, और इसने 2-3 नए इनोवेशन किए जो कि पहले नहीं आए थे। पहली चीज थी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। ऐसा नहीं कि पहले डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं आते थे, लेकिन इसके पूरा एक्सक्लूसिव क्लब और लॉन्च पैड जो तैयार किया, ये समझे इसको। कश्मीरी डॉक्टर्स को जिसने इंडोक्ट्रिनेट किया और इनको वर्गलाया। और अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में दौसा गांव में है, उसके दौसा है, ये मैं शायद स्पेल नहीं ठीक कर पा रहा हूं। फरीदाबाद से 13 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे 25 एकड़ की जमीन पर इनके जो चांसलर और प्रमोटर्स हैं, जवाद सिद्दीकी, ये मऊ के रहने वाले हैं। इनके बाप वहां के शहर काजी थे, 20 साल थे, तो लोगों से पैसा उगा के 25 करोड़ लेकर के आए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली, और ये 3 साल जेल में भी रहे। ऐसा आपने कम मिसाल सुनी हुई है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे कि अल फला यूनिवर्सिटी का क्या योगदान है इस मॉड्यूल और एक्टिविटीज में, क्योंकि ईपी सेंटर इस पूरी घटनाक्रम का अल फला यूनिवर्सिटी ही है। गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो रही है, AK-47 यहाँ बरामद हो रहे हैं। सारे डॉक्टर्स जो संदिग्ध हैं वो कश्मीरी होने के साथ साथ अल फला यूनिवर्सिटी में या तो नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। समझ ले, तो नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। और इनके नाम भी अगर मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां मिली हैं उनका भी लिंक यहीं से है। डॉक्टर ये जो शाहिदा हैं, इनकी भी गाड़ी जो आपकी थी स्विफ्ट डिजायर जिसमें AK-47 थी, वो भी यहीं पर खड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी मोहब्बत आपकी है तो आपने इसकी रोकथाम के लिए क्या किया। अब हम आते ताना बाना के ऊपर। 28 अक्टूबर को श्रीनगर में ये पोस्टर्स लगते हैं जैश ए मोहम्मद की वकालत करते हुए। वहां का SSP 2014 बैच के IPS अधिकारी है, बहुत ही शार्प। नॉर्मली होता चलो ठीक है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसने जा करके परसिस्टेंटली CCTV एनालिसिस करके जब देखा, अच्छी फोटो आइडेंटिफिकेशन करके कि भाई ये तो हमारे इस तरीके के हैं, ये डॉक्टर अदील है। ये पता लगा डॉक्टर अदील है कहाँ, तो मालूम ये पड़ा कि डॉक्टर अदील जो है ये सहारनपुर में नौकरी कर रहे हैं। सहारनपुर में नौकरी कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। घटनाक्रम होता उस पर जरा गौर कर लें। वो ये हुआ कि देखा कि उनकी तलाशी ली गई तो कश्मीर में जो उनका लॉकर था उसमें AK-47 बिल्ड कंडीशन में 84 कारतूस। फिर पूछताछ हुई। पूछताछ में ये तुरंत इन्होंने जब खोलना शुरू कर दिया तो मालूम ये पड़ा कि इनके तमाम एक्म्प्लिसेस, इनके तमाम लोग थे। जैसे ये जो लेडी डॉक्टर शाहिदा थी, ये थी जमात उल मोमिना जो विमेन्स विंग जैश ए मोहम्मद का था, उसकी ऑल इंडिया हेड थी। और जब इन्होंने खोलना शुरू किया सारा ताना बाना, तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद MBBS चाइना से हैं। ये तो खैर वहां के थे जो गुजरात में पकड़े गए। ये ताना बाना अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें पढ़े लिखे ये कश्मीर के, और कश्मीर के बाद इन्होंने नौकरी की अल फला यूनिवर्सिटी में। अब AK-47 एक बरामद होती है सहारनपुर वाले के यहाँ, एक बरामद होती है डॉक्टर उमर के यहाँ, एक बरामद होती है ये लेडी डॉक्टर के यहाँ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी AK-47 लाने का मतलब क्या है।
एक डॉक्टर है, उसने जाकर के 2 कमरे किराए पे लिए मेडिकल कॉलेज के बगल में, और मेडिकल कॉलेज के बगल में जब जाकर के तो उसने ये कहा कि हम रहेंगे नहीं, केवल सामान रखेंगे। बिना वेरिफिकेशन के मकान मालिक ने उनको वो जगह दे दी, बिना वेरिफिकेशन के। और ये माल, अच्छा, 3 टन एमोनियम नाइट्रेट, सुमित जी कितना होता है? न बैग में आएगा, न जेब में आएगा, न ब्रीफकेस में आएगा। आप गाड़ियों की गाड़ी ला करके आपने रखा। इसके ऊपर एल्यूमिनियम नाइट्रेट कंट्रोल रूल्स हैं जो भारत सरकार ने 2012 में लागू किए हैं कि कोई भी व्यक्ति 5 किलो से ज्यादा एल्यूमिनियम नाइट्रेट रख नहीं सकता है। उसका लेखा जोखा होता है, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होता है, और अगर उसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई तो एक पहली चूक नंबर 1 में ये मानता हूं। चूक नंबर 2 की अगर इस तरीके के अपराधी, एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। कश्मीर में पिछले साल एक डॉक्टर साहब थे, वो बर्खास्त हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत, और कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 311 के अंतर्गत ये बर्खास्त क्यों थे? फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। डॉक्टर निसारुल हसन बर्खास्त हुए थे, और उन बर्खास्तशुदा डॉक्टर को एंटी में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ नौकरी दे दी। ये हर खोटा सिक्का जाके इसी यूनिवर्सिटी में कैसे आ जाता है, ये देखने वाली बात है। पीपी सेंटर बना, एमोनियम नाइट्रेट यहाँ हुआ, एक गाड़ी AK-47 के साथ यहाँ मौजूद रही, और वहां की वाइस चांसलर ये कह रही कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अपने को डिस्टेंस करते हैं। सवाल सुमित जी ये उठता है कि अगर आपने सांप पाले हैं और सांप को आप दूध पिला रहे हैं, ये सांप जाके पूरे हिंदुस्तान में डस रहे हैं। 5 स्टेट्स तो अभी तक कवर कर लिया आपने। 5 स्टेट्स अगर कश्मीर से चलें, सहारनपुर उत्तर प्रदेश आ गया, NCR आ गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो 5 स्टेट्स तो ऑलरेडी हो गए। लेकिन जो इनका प्लान था, ये बताया जाता है कि 200 टाइमर्स इनके पास थे, तो ये 200 विस्फोट कराना चाहते थे। अब विस्फोट के साथ इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। ऐसी मिसाल आपने कम दी होगी कि फिदाइन हमला हुआ, मर गया और चला गया। लेकिन विस्फोट कराने के बाद एक आदमी असॉल्ट राइफल लेके खड़ा है और बर्स्ट फायर से जो भागती हुई जनसमूह है, आतंकित हो चुकी है, उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दे। ये तो सॉलिड बुलेट होती है, और सॉलिड बुलेट अगर 10-20 आदमी भी लाइन में खड़े हैं तो उन सबको छेदती हुई चली जाएगी। तो एक गोली 25 शिकार, 30 शिकार हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह प्लानिंग थी। प्लानिंग क्या थी? 3 प्लानिंग। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 26 नवंबर जो एनिवर्सरी है 26/11, जो मुंबई अटैक आपका हुआ था, और 6 दिसंबर बाबरी के विध्वंस के बारे में कहते हैं प्रतिशोध। तो ये इनके मंसूबे कितने भयावह और खतरनाक थे, आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने दूर तक इन्होंने ये जा सकते थे। लेकिन ये बात दूसरी है, आपने सही कहा, जो आखिरी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में 2011 में, गेट नंबर 5 दिल्ली हाईकोर्ट पे हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और 75 घायल हुए थे। उसके बाद ये पहली बार हुआ था, और इसके उपरांत जो कार्रवाई हो रही है, अब आपका दिल्ली के घटनाक्रम में आ जाए, क्योंकि चूक की बात आपने की है, तो जरा चूक भी हम बताते चले। एक फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी है जिसमें कि एक्सप्लोजिव्स हैं, वो घूमती रहती है और सेंसिटिव एरियाज में आजादपुर फल मंडी में जाती है, 4 घंटे पार्किंग में रहती है। उसके बाद जब बाहर आती है 6:48 में, तो उसका बॉनेट जो है वो बंधा होता है। पहले बॉनेट बंधा नहीं था, बाद में बॉनेट बंधा था, कि जिसके अंदर 4 घंटे पार्किंग लॉट में थी, तो जाहिर है कि एक्सप्लोजिव निकाल करके बॉनेट के अंदर बांधते, बॉनेट को बांधा। बंधा हुआ बॉनेट पहले बंधा नहीं था। अगर AI एनेबल्ड CCTV है तो आपको डिटेक्ट कर देता कि यहाँ कोई चीज ठीक नहीं है और सस्पिशियस एक्टिविटी है। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर अगर होता तो सजायाबी अगर किसी की होती तो ये सब डिटेक्ट भी हो जाते। ये आपने कहा कि आखिर हमारी कमियां क्या थी? कमियां ये थी, अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण, अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक लोगों की मौजूदगी। तीसरी चीज ये थी कि AK-47 का आना और मौजूद रहना, और जितने भी सजा याफ्ता अनडिजायरेबल लोग थे, और जो अल फलाह की एक्टिविटीज अदरवाइज थी, कि आपके अहले हदीस वगैरह की जो गतिविधियां थी, इसके बारे में क्या आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? ये हम देखिए हर चीज में खुशनसीबी में रहे, ये 2-3 हम और बेहतर कर सकते थे। सुमित जी, हर चीज में जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके 4 बिंदु होते हैं स्वॉट एनालिसिस में: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो हमने आपको बता दी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, दस्तयाब हो गए, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जो वीकनेसेस थी, पहले हम वीकनेस की बात करें। एमोनियम नाइट्रेट का भंडारण, AK-47 का आना, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इन आपत्तिजनक डॉक्टर्स का एक साथ रहना,
इनकी एक्टिविटीज, डॉक्टर शाहिदा शाहीन का वहां की महिलाओं को ये कहना कि तुम अब जो है कंजर्वेटिव ड्रेस पहनो, वेस्टर्न ड्रेसेस मत पहनो, ये तुम बुर्का और हिजाब का जो है इस्तेमाल करो, ये सब चीजें जब हो रही तो पुलिस को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। एमोनियम नाइट्रेट अगर आ रहा था तो पुलिस की बीट इंफॉर्मेशन, वहां पर जो विलेज चौकीदार होता है, जो हमारी बीट इंटेलिजेंस होती है, अगर हम जरा सा भी अलर्ट होते तो हम इसको पहले डिटेक्ट कर लेते। लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है श्रीनगर से, और श्रीनगर की सोशल मीडिया हैंडल पे एक चीज बड़ी दिलचस्प आई थी, वो ये थी, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। इससे हमें लगता है कि डॉक्टर इमर का दिमागी हालात और पैनिक हो गया, और ये भी एक थ्योरी चल रही इन्वेस्टिगेटर्स की कि पैनिक में आकर के प्री मेच्योर ये बॉम्बिंग हो गई, प्री मेच्योर ये बॉम्बिंग हो गई। तो इसको मद्देनजर आप ये समझ सकते हैं सुमित जी कि ये तमाम चीजें घटनाक्रम हुए हैं, और अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन की लाइनें चल रही हैं बड़ी माकूल, बहुत अच्छी, बड़ी प्रोफेशनल। जो बरामदगियां हो रही चारों ओर, जो बरामदगियां गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये रियल टाइम चल रहा है। आपका शो जब शुरू हुआ था तो उसका लेवल एक इंटेलिजेंस का, एक्शन का अलग था। आपका शो जितनी देर में खत्म होगा आप समझिएगा कि इसके बाद डेवलपमेंट्स और आ जाएंगे। ये ऑनगोइंग स्टोरी है आपकी, और आपने जितना देखा, और आज जो एक बहुत बड़ा स्कूल है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को आप बंद कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एक तरफ, और अबू आजमी मुंबई में, 2-3 विद्वान लोग और हैं, मैं उनका नाम लेकर के उनको महिमा मंडित नहीं करूंगा। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप कवर फायर दे रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स को महबूबा करें। क्यों फैमिली मेंबर्स अगर सांप पाल रहे हैं तो फैमिली मेंबर्स जवाब नहीं देंगे कि सांप क्यों पाल रही हैं आप? ये तो सवाल पूछा ही जाएगा आपसे। और आपने जरूरी नहीं समझा कि पुलिस को और जाकर के थाने को आप सूचित करें, तो पुलिस तो पूछेगी ही। और हर जगह आप कहते हैं कि हाँ, वारिस पठान की टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती। मैं भी कहता हूं टेररिज्म की रिलीजन थी, लेकिन हर टेररिस्ट की रिलीजन जरूर होती है। और इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट होता है कि हर टेररिस्ट की फैमिली पेडिग्री और डीएनए के नमूने ले लें, तो उसमें रिलीजन भी आ जाती है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि हर टेररिस्ट एक्ट और हर टेररिज्म की रिलीजन 95% एक ही है, तो ये सोशियोलॉजिकल और क्रिमिनोलॉजी की स्टडीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या कारण है रेडिकलाइजेशन का? आप किस लिए एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए AK-47 प्राप्त कर रहे हैं? तुर्किया जाकर के आप जो है आपका रेडिकलाइजेशन के साथ साथ आपने जो क्रिप्टो करेंसी वैलेट तैयार किए हैं, उनके लिंक्स जा रहे हैं बहरीन, कतर और तुर्की तक। ये सब चीज पूछी नहीं जाएगी? बिल्कुल पूछी जाएगी। और बनिस्बत इसके कि आप देश को सपोर्ट करें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सपोर्ट करें, आप इसकी घटना का भर्त्सना करें, जो मृतक है उनके प्रति संवेदना करें, और ये कहते जिन्होंने किया है उनका सत्यानाश हो। आप ये एक उनका जो तानपूरा बजता है हारमोनियम, हमारे बेगुनाह नौजवानों को जेल में ठूंसा जा रहा है। तो ये चीजें मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे दोहरे मापदंड की और गिरगिटान से, जो जिसने हमारे देश के निरीह जनता के ऊपर वार किया है, देशद्रोह किया है, तो परिणाम भोगने के लिए भी तैयार है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि इसको हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। सुमित जी, अभी अमेरिका ने ये पेशकश की है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आप इसको बहुत बखूबी इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माना कि हमारे अंदर ये काबिलियत है और हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो सुमित जी, अब ये बात आती है कि जैसे हमने कहा 3 चीजें हम बेहतर कर सकते थे। इजराइल और चीन के ऐसे मिसाल है। आखिर दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहे कहीं के भी हमको लाना चाहिए। चीन में आप एक काम करें, आप जा करके एक जगह जाकर के चाकू से आप जाके एक पेड़ काट लें। आप घर पहले नहीं पहुंचेंगे, पहले आपको कोई उठा ले जाएगा इजराइल और चीन में, और आपकी होगी बहुत कायदे से सेवा। तो ये चीज अब हम भी कर लें। डेडिकेटेड CCTV सिस्टम विद AI एनेबल्ड सॉफ्टवेयर एंड फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ये तुम कर सकते हैं। इजराइल से थोड़ा सा और ऊपर गया है, उसने उसको आर्म ड्रोन्स भी लगा रखे हैं। अगर हमने देखा कि जहां पर कुछ चरमपंथी गतिविधियां हैं, हो जा रहा है, तो उनके जो है मोसाद नहीं जाएगी। मोसाद तो खैर जब होगी, जब जाएगी तब जाएगी, लेकिन जो आर्म ड्रोन है वो उसको वहीं से डेडिकेटेड कंट्रोल रूम से होगा। लाल गाड़ी, ड्राइवर और बुलेट पियर्सिंग और मेटल पियर्सिंग बुलेट से इन बिटवीन द आईज एंड द थर्ड बटन 4 गोली 5 गोली मार दो इसको। क्योंकि जब आपने देखा कि टेररिस्ट एक्ट हो चुका है, कोई भाग रहा है या इसकी एक्टिविटीज है, ये पहले भी सजा याफ्ता है। मैं एक विचार दे रहा हूं, लेकिन आपको अपनी सिक्योरिटी सुनिधि, आपको आपके बच्चों, आपकी फैमिलीज को, लव्ड वंस को सेफली काम पे जाए, सेफली घर लौट करके आ जाए,
और बीच में कोई भी अगर खड़ा होता है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको मटियामेट करना, ये भारत का, आपका, हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है और इसको पूरा करेंगे। इजराइल ने पूरा किया, चीन ने पूरा किया, और वहां की कम से कम जनता, मैं कह सकता हूं, बेखौफ होकर के जिंदा रहती है। भारत ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हमारी जनता जो है खौफ में जिंदा रहती है? तो जो खौफ ज्यादा कर रहे हैं उनको वही फॉर्मूला, वही दवा जो कारगर इजराइल में है और चीन में है, उसका सेवन यहां भी होना चाहिए। और लोग कहेंगे मानवाधिकार, मानवाधिकार मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होता है। जी सुमित जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो खुद चीन में रहता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर इनकी किडनियां निकाल ली जाती हैं और इनका जो हालत होती है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता हूँ। और यही फॉर्मूला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हर रोज अपनी वीडियो में यही बार बार बोलता हूँ, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, कि इन राक्षसों का इलाज एक ही है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, राक्षसों का वध होता है, इनको जेल में नहीं डाला जाता। चलिए, ये तो हो गया, आपने बता दिया फॉर्मूला क्या है। अब देश गुस्से में है, एक ही बात बोली जा रही है सब जगह से, हमें इसका जवाब चाहिए। इसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े हैं ऑलरेडी, हमारे पास एजेंसीज के पास आ गया। हमने अमेरिका को दे दिया, अमेरिका ने भी बोल दिया है कि ये टेरर अटैक है। दे आर नाउ एडमिटिंग दिस इज अ टेरर अटैक। मोदी जी ने बोला था एक बार भी टेरर अटैक हुआ इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट ऑफ वॉर? और हमारा आंसर अब क्या होगा? सुमित जी, बहुत क्लियर तरीके से जो सेंट्रल कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी कल जब मिली और उसने बैठक की, और इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, उन्होंने यही कहा था जो जिसने भी ये किया है उसके परिणाम होंगे, षड्यंत्रकारी होगा। और प्रधानमंत्री जी बहुत कम अपनी हिंदी की बात को अंग्रेजी में उसको रिपीट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि जो हिंदी की बातचीत थी वो भारतीयों के लिए थी, जो इंग्लिश की बातचीत थी वो यूरोप और पूरी दुनिया के लिए थी, कि किसी के मन में कोई शक और शुबा न रहे कि हम आपकी बात समझ नहीं पाए। परिणाम होगा। और जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हिंदुस्तान की है कि ऑपरेशन सिंदूर यथावत चल रहा है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इंडिया विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड इट्स इंटरेस्ट। तो आप मान के चलिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था, और अगर आपके पास एविडेंस आया, अभी तो बहुत गार्डेड तरीके से कहा जाए इट इज एन एक्ट ऑफ टेरर, जिम्मेदारी अभी अपॉर्शन नहीं की है, लेकिन जिस वक्त जिम्मेदारी अपॉर्शन हो जाएगी, आप मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है और होना चाहिए। एक तरफ आपने कहा देश गुस्से में है, हम लोग देश गुस्से में हैं, और ये कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है तो सो व्हाट, रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा एक बार फैसला हो ही जाए कि इस तरीके से जीने से अच्छा है कि एक बार फैसला हो ही जाए, और उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को भी, क्योंकि उनकी सलाहियत ये नहीं है कि उसका इस्तेमाल कर सकें, और हमारी सलाहियत ऐसी है इसके पहले कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करें, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये भी मान लीजिए इंडिया की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं। और जब वहां पे कहा गया कि बिल्कुल सीज फायर कर दो, अब अटैक बंद कर दो, क्योंकि सुना यह जाता है कि नूर खां एयरबेस के ऊपर जो कितने बड़े बंकर बनाए थे, उनकी जैसे रावण की नाभि पे पहुंच गए थे तीर भगवान राम की, हमारा भी तीर और मिसाइल उनके यहां पहुंच चुका था। रेडिएशन और धमाके और कंपन सुनाई पड़ने लगा था, इसीलिए भयाक्रांत लोग सबने कहा कि भाई अब शांत हो जाओ। तो अब आगे की देखते हैं। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कल ही एक बयान दिया, आपने देखा होगा, सफारी सूट, वो कहते हैं कि पठान सूट पहन करके इंटरव्यू दे रहे थे। भाई अब रक्षा मंत्री कम से कम शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने नहीं किया है, और हमारी जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मत तो आप करते हैं, लेकिन करा का धारा अजहर मसूद तो आप ही ने पाल रखा है। अजहर मसूद के बारे में आपने क्या फैसला लिया उनका? लेकिन हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम भी फौरी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं, तिनके ही तिनके में थोड़ी दाढ़ी बची है आपकी। आपकी पूरी दाढ़ी जो है वो पूरी जो है वो तिनकों से भरी पड़ी है। सर, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे एक ही है। ये तो समझ आ गया कि अब ऑपरेशन सिंदूर होगा अगर पूरे के पूरे जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाकिस्तान का नाम आएगा। मैं बांग्लादेश की बात नहीं करता अभी, वो किसी और दिन करेंगे। सर, ये आप पाकिस्तान को तो आप खत्म कर देंगे, उनके न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर एक बार आग हो ही जाए आ या पार, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानियत जिंदा है। 30 करोड़ जिहादी इस देश में इलीगली 1947 से रह रहे हैं। जब इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और अगर यहाँ क्या रह रहे हैं अपनी मर्जी से आप रह रहे हैं तो भारत का झंडा उठाते नहीं है, भारत माता की जय बोलते नहीं है, दैट मींस ये इलीगल है और जिहादी। ये पाकिस्तानियत को आप कैसे खत्म करेंगे सर? पाकिस्तान को आप खत्म कर देंगे?
सुमित जी, आपकी जी इसी जो आपकी भावना है, इसी को जनरल विपिन रावत सर ने कहा था, हमारे जो पूर्व सीडीएस थे जो शहीद हो गए एयर क्रैश में, उन्होंने कहा था कि हमारे 2.5 फ्रंट्स हैं, चाइना पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन जो 0.5 फ्रंट देश के अंदर है, जो जिहादी माइंडसेट है, उसको कैसे करें। आपने देखा होगा बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को कवर फायर देते हैं, वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अबू आजमी हो, चाहे वारिस पठान हो, जो इनकी वकालत करते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, और इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, उनके हिसाब बहुत कायदे से होना चाहिए। अमेरिका में आपने पेट्रियट्स एक्ट जब से आप ले आए हैं, इसी तरह का कड़ा एक्ट कि जो आते जाएं, जिनको बहुत हमदर्दी है, वो जेल में जाएं और उनका अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे हो। 50 साल 100 साल की सजा सुना दे, जेल के अंदर ही रहें। आप एक बार करके तो देखिए, आपके पास पूरा सामर्थ्य है, और एक बार आप कर देंगे, इनका जिहादी बुखार उतरने में वक्त नहीं लगता है। मैंने बड़े जिहादी देखे हैं सुमित जी, ये सारा नशा उतर जाता है 72 घंटे में, लेकिन जब तक मालूम हो कि ये उदार सरकार है और हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, तो ये उछलने कूदने लगते हैं। एक दफा इनका खूंटे के साथ मैं खूंटे कर दीजिए अंदर, और आप हर स्टेट में 25 लोगों को जो चुनिंदा जिहादी माइंडसेट वाले हैं, जिन्होंने वाकई जराइम किया है, और लॉ के मुताबिक उनको सजा दे दीजिए। आप देखें कि इकोसिस्टम देश का बदल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे सर, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं हर रोज रेजोनेट करता हूं, बिकॉज चाइना का मॉडल मैं हमेशा यहाँ पर डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पर कि यही मॉडल है। और बिल्कुल आपने सही कहा, इनका एक ही इलाज है, वो है किडनियां निकाल लीजिए। और एक एक की निकालेंगे, ये सारे इलीगल 30 करोड़ के 30 करोड़ देश छोड़कर भाग जाएंगे यहाँ पर। और वैसे भी ये वही लोग हैं जो डर के महाले के कारण बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी इन्होंने डाल ली थी, डर के महाले। ये आज भी उसी डीएनए को बिलोंग करते हैं। थैंक यू सर, आपने जैसे बताया, एंड आई होप कि अब जो देश का गुस्सा है, इसको शांत करने के लिए जो आपने फॉर्मूला दिया है, ऑपरेशन सिंदूर तो होगा, और धमाके से होगा, और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। वैसे भी डेट अच्छी आ रही है, इनको मुसलमानों को डेट से बड़ा प्यार है। 26/11 को जवाब दे ही देना चाहिए, वरना 6 दिसंबर वो महान दिन जिस दिन हमने बहुत बड़ी एक गंदी सी कोई चीज खत्म कर दी थी। आई होप दैट डे वी गिव देम द आंसर व्हिच दे डिजर्व। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू।